गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ेंगे इकाई 3 और इकाई 3 के अंतर्गत अध्याय 4 को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इकाई 3 के अंतर्गत अध्याय 4, जिसमें कि लिंग बोध जेंडर के रूप में शिक्षकों के लिए कुछ जो है सुझाव दिए गए हैं कि लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं, बहरहाल यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता है, तो ये टीचर के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये है अध्याय 4 और अध्याय 4 में वर्णित है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आपको यह बता दें, इससे संबंधित प्रश्न आपको पीटी में नहीं रहेगा, यहाँ तक कि मेन में भी आपको ऐसे वो बीपीएससी या यूपी पीसीएस का ऐसे लिखेंगे तो उसमें आपको सहयोग देगा। हालांकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी 7 क्लास के अंतर्गत आता है, अतः हम लोग इस पर मोटे तौर पर ओवरव्यू कर लेंगे, मोटे तौर पर देख लेंगे कि यह चैप्टर क्या कह रहा है। यह हालांकि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा कोई इससे डिफरेंट पढ़ने वाला आप पे नहीं है, लेकिन बीपीएससी और यूपीपीसीएस में जो ऐसे पूछा जाता है उसमें आप इससे कुछ तथ्य उठाकर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है लड़के और लड़कियां के रूप में बड़ा होना से संबंधित फैक्ट्स। एनसीईआरटी में लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हैं हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? इस पाठ में हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुषों की भूमिका के लिए तैयार करती है, कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग प्रकार से महत्व देती है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती है उन्हें पुरुष द्वारा निर्वहन की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्रों में असमानता कैसे उभरती है। तो इन तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इन तथ्यों को आप अगर जो वृहत रूप से विचार करेंगे, इस पर सोचेंगे, तो आपका जब आप नारी सशक्तिकरण से संबंधित ऐसे लिखेंगे, इससे संबंधित ऐसे पूछा भी गया है, तो यहाँ पर बता दें कि नारी सशक्तिकरण से संबंधित ऐसे लिखेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा, हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा भी मिल जाए। इन सारे जितने भी प्रश्न के रूप में यहाँ पर दिया गया उसका अगर जो उस पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आगे देखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। तो एक तो आपको ये याद रखेंगे कि सामोआ द्वीप ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह है और सामुआन समाज में किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सारी बातें सीखते थे। छोटे बच्चे
की देखभाल, घर का काम कैसा करना आदि यह बड़ों से सीखते थे। द्वीप पर मछली पकड़ना महत्वपूर्ण कार्य था इन लोगों का, और यह बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा पर जाते थे और सीखते थे। लेकिन अपने बचपन के अलग अलग समय में ये सारे सीखते थे। छोटे बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते थे तो उसकी जिम्मेवारी माता पिता छोड़ देते थे, और यह 5 वर्ष के आसपास की उम्र में जब होते थे। उसके बाद लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। माता पिता अब छोड़ दिए 5 साल के बाद, अब लड़के और लड़कियां अपने भाई बहन की देखभाल करते थे। जब कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूहों में सम्मिलित हो जाता था और बाहर काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो आप इसमें क्या है कि इससे आप क्या सीखे। अब जब वहीं पर हम इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं, तब आपको तुलनात्मक अध्ययन करने में सहूलता होगी। 1960 के दशक के मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। फिर तुलनात्मक रूप से तो देखते हैं, निम्नलिखित आरेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले स्कूल जाने के वर्णन से मिलता है। लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियां के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनकी खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को उनके कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताना, ये लड़का अभी भी करता है, और दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए आज भी लड़का जब आप देखेंगे 7वीं या 8वीं क्लास के बच्चे वो साइकिल को जो एक अजीब ढंग से चलाएंगे रोड पर, आप लोग अभी भी देखते होंगे। आगे देखते हैं, लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का माध्यम थी। तो लड़कियां अभी भी जो है ज्यादातर क्या होती है, वो स्कूल से निकली और सीधे जो है सर झुका के निकल जाती है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में अब तो कुछ डिफरेंट दिखता है, ऐसा आपको दिखेगा दिल्ली जैसे शहरों में कि जो है लड़कियां चल रही है, लड़के बगल से गुजरे, दैट मीन्स उसके दोस्त कलीग जो कि पढ़ते हैं कोचिंग वोचिंग में, तो खींच के एक झापड़ जो है लगा देती है। तो ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ 1960 के दशक की बात हो रही है। तो आगे देखते हैं, लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। ऊपर 2 उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवारों के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बिल्कुल भिन्न था। यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में
स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बने तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से बनकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियां धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बने तो उनकी विशिष्ट भूमिका होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसायों के चुनाव पर भी पड़ता है। और इसको जो है एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि मेरी माँ काम नहीं करती है। उसके बाद तो आगे हम लोग देखते हैं मुख्य जो इसका टॉपिक है उसके अंतर्गत। इस कहानी को आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अधिकांश समाज में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें पुरुष और स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता कैसे है। जैसे घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसे भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारे दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेष बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का ध्यान रखना। फिर भी जैसे हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों का महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके पास लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है यह भी हम लोग देख लेते हैं। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाले अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वाले का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में बताया है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरे 2 लड़कियां सफाई का काम करती। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती। हम तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती। शाम के समय जब मैं खाना पकाती, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते और मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानजनक
भी महसूस करती। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? यह कहानी जो है बताती है, और यह कहानी यह सिखाती है कि किस तरह का घरेलू काम में व्यवहार होता है और उसकी महत्ता नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। वास्तव में जिस घरेलू काम कहते हैं उन्हें, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरत और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ियों के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने का कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से कामों जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। जब हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं, तो इस तरह आप देखेंगे कि घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह इन कामों में लगने वाले लंबा समय है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुष से अधिक काम करती है। और इसमें जो है एक तालिका में निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा विशेष अध्ययन के आंकड़ों दिखाए भी गए हैं। हरियाणा और तमिलनाडु के राज्यों में स्त्रियों की काम की दशाओं को देखते हुए अब महिलाओं का काम और समानता की बात करें तो जैसा कि हमने देखा, महिलाएं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसमें समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं है, वरना शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इसे स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। पूरे देश में कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियां खोली। शासन ने एक नए कानून बनाए जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी या क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि सरकार ने यह व्यवस्था की है और संविधान में हालांकि वर्णन किया गया है समानता का, लेकिन यह समानता जो है लागू अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। तो यह पूरा जो है चैप्टर आपको एक विचारधारा के अंतर्गत दिया गया है कि एक विचार है, समझाने की कोशिश की गई है और एग्जाम में आपको इससे प्रश्न पीटी मेन में नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उससे जो थॉट प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ है उसको आप ऐसे में लिख सकते हैं। तो उसके बाद आज अभ्यास है। अभ्यास यह 7 क्लास के बच्चों के लिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।